सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं उनको अच्छी मेमोरी क्यों चाहिए? क्या आप कोई एग्जाम देने वाले हैं? आर यू गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ एग्जाम लाइक कंपटीशन और स्कूल और कॉलेज? कोई एग्जाम देना है कि नहीं देना है? अगर वो है, राइट, कौन सा एग्जाम आप देने वाले हैं? कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्कूल की, कॉलेजेस की, कौन सी कर रहे हैं? एग्जाम मतलब क्वेश्चन आंसर तैयार करना, ब्रेन में रखना और उन्हें एग्जाम में जाके लिखना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, गुड। Okay, okay, great. Most people are saying competitive civil services. Great, that's great. तो चलिए आज एक सीक्रेट आपको बताएंगे जिससे अब आपका कंपटीशन ही खत्म होने वाला है। बिकॉज कंपटीशन उनके साथ होता है जिनका पोटेंशियल बराबर होता है, एक जैसा होता है। पर अब आपका ये सब बदलने वाला है। तो ठीक है, बात करते हैं ग्रेनेबल। नाउ हिंदी में जब हमें एंटरटेनमेंट चाहिए होता है तो बॉलीवुड होता है, इंग्लिश में हॉलीवुड होता है। तो एक टर्म निकल के आई, क्यों ना पढ़ाई को एंटरटेनमेंट बनाया जाए, क्योंकि जो चीज एंटरटेनमेंट से ब्रेन में जाती है वो ब्रेन में रहती, राइट। और कंपटीशन एग्जाम्स में आपका बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं जो आपको ब्रेन में रखने होते हैं जब तक कि आप उस एग्जाम को फाइट नहीं कर लेते। तो आपको स्क्रीन नजर आ रहा है? सो इट इज अ टेक्निकल थिंग, राइट। और टेक्नोलॉजी का जमाना है, मैं अपने घर पे बैठा हूं, आप अपने घर पे बैठे हैं, और फिर भी हम अपने नॉलेज को एक दूसरे के साथ बांट रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कंपटीशन एग्जाम्स जो है उसका फॉर्मेट क्या होता है। जैसे अभी किसी ने कहा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम लोग जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो कंपटीशन एग्जाम का फॉर्मेट ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब्स जो होती हैं उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कितना एनालिटिकल है, कितना क्रिटिकल है, सिचुएशनली आपके डिसीजंस कैसे होंगे। तो कंपटीशन एग्जाम्स को पास करने के बाद आप दो तरह की जॉब आपको मिलती है। एक, आपका कमांड रिसीविंग कैसा है, और दूसरा, आप कमांड गिवर कैसे है, राइट। जब स्टेट लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आप जाते हैं तो चेक होता है हाउ गुड यू आर अ कमांड रिसीवर, और जब आप नेशनल लेवल के किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाते हैं तो चेक होता है हाउ गुड यू आर एट कमांड गिविंग। ओके, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं मेरे टॉपिक पर आऊंगा, पर पहले आपको बेसिक क्लियर कर देता हूं कि कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर कहां ज्यादा ध्यान देना है, कहां ज्यादा नहीं देना है, और कैसे ब्रेन साइंस इसको बहुत आसान बना देगा। तो मेरा फिर से एक सवाल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही? एम आई ऑडिबल टू यू? ये बार बार सवाल पूछता रहूंगा, ये बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि देखो, आप सीरियस है ना तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्लियर करेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। और मैं आपको वो ऐसे लोग दिखाऊंगा जिनको देख के यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऐसा हो सकता है क्या, राइट। मैं आज का पूरा सेशन मेरा कंपटीशन एग्जाम्स पर ही होगा। तो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर जो आपकी बेसिक क्वालिटी चेक होती है वो तीन टॉपिक के ऊपर। एक आपका रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, यानी आपका आईक्यू कैसा है, आप किसी बात को समझने में कितना टाइम लगाते हैं, इसे आईक्यू कहते हैं, राइट। दूसरा, सेकंड आता है लैंग्वेज कमांड, आपका इंग्लिश, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज पे कैसा कमांड है। बिकॉज आफ्टर क्रैकिंग द कॉम्पिटिशन एग्जाम यू बिकम ऑफिसर, और वहां आपको कम्युनिकेशन को बहुत स्ट्रांग रखना होता है। अभी कहीं भी पोस्टिंग होती है तो एक कम्युनिकेशन ही है जो आपके अंदर अफसर वाली क्वालिटी को झलकाती है। ओके, और तीसरा, आपका पूरी दुनिया के बारे में बेसिक ज्ञान कैसा है, ताकि आप जहां भी जाएं वहां पर सामंजस्य बना सकें। और आपका जितना बेसिक नॉलेज स्ट्रांग होगा उतना आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे, तो आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके प्रिडिक्शन और एक्शन
को डेवलप कर पाएंगे, जिससे आपका EQ बनता है, इमोशनल क्वोशंट, IQ, EQ और AQ, एनालिटिकल क्वोशंट, इमोशनल क्वोशंट और IQ, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट। इन तीनों से ही बनती है डिसीजन मेकिंग। यहां तक समझ में आया? कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए सबसे बेसिक चीज ये 3 क्वोशंट है आपके, और एक होता है PQ, पर्सनलाइज क्वोशंट, यानी आपकी स्पेशल क्वालिटी जो हर इंसान में खुद का एक पर्सोना होता है, उसको ऐड करना। यहां तक क्लियर हुआ? मेरी आवाज आ रही है? ओके, क्लियर है। तो आप जब तैयारी करते हो तो क्या लगता है, ओहो कॉम्पिटिशन की तैयारी करनी है तो ये किताब पढ़नी है। जैसे किसी ने कहा था सिविल सर्विसेज, तो सिविल सर्विसेज में उसको यूनिक पब्लिकेशन का बुक पढ़ना है, टाटा मैग्रो हिल पढ़ना है, उपकार का गाइड पढ़ना है, या ल्यूसेंट है, या कोई सा भी जो आप जीके के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरा सवाल है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडीज, ये 3 चीजें आपको अपने सिलेबस में कवर करनी होती है। यही सबसे ज्यादा फैक्चुअल होता है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है और इसी को सबसे ज्यादा भूलते हैं। अभी मैं एक सवाल है, इन तीनों का डिफरेंस क्या है? जनरल नॉलेज का और जनरल स्टडीज का डिफरेंस क्या है? और अगर आपको नहीं पता है तो मैं लास्ट में बताऊंगा, जिससे आप अभी से ही ऑफिसर लाइक थिंकिंग और ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के मालिक बनेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जब आप IQ की बात करते हैं, यानी जब आप सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, तो वहां पर आपको रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए मैक्सिमम एग्जाम्स में मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग होता है और मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशंस होती है। इसमें आप 1 या 2 किताब को अगर मास्टरी कर लें और आपको पढ़ाने वाला अगर बहुत स्मार्ट है, तो आप उसको एक बार निकालने के बाद हमेशा क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि वो बेसिक लॉजिकल रीजनिंग पे बना हो। जैसे मैथमेटिक्स में अगर आप राजेश अग्रवाल, RS अग्रवाल ये क्लियर कर लें, तो आप हमेशा उस एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब आता है सेकंड पॉइंट, लैंग्वेज। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि लैंग्वेज का एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या करना है? मान लो इंग्लिश है आपका, लैंग्वेज में 2, या तो रीजनल होगा या हिंदी होगा या इंग्लिश होगा। मैं बात करूंगा इंग्लिश की, क्योंकि सबसे ज्यादा इंग्लिश पर एग्जाम होता है। CDS की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश आता है, अगर आप IAS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आता है, हिंदी भी आता है। तो बताइए, इंग्लिश की तैयारी आपको अच्छे से करनी है, लैंग्वेज कमांड करना है, तो कौन सा वाला गाइड आपको जरूरी है पढ़ना? मैं आपको अभी से क्लियर करता चलूंगा। अगर आप मेंटल एबिलिटी के बेसिक ग्रामर, यस, तो बेसिक ग्रामर, इंग्लिश इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ग्रेट। तो बेसिक ग्रामर कौन सा? चलिए मैं आपको बता देता हूं, 2 किताबें मास्टर कर लीजिए, टाटा मैग्रू हिल और सॉरी रेनन मार्टिन, टाटा मैग्रू पब्लिशर का नाम है, रेनन मार्टिन और थॉमसन मार्टिनेट। ओके, सब आ जाएगा इसके अंदर। ये 2 पक्का कर लिया आपने, तो आपका इंग्लिश का पेपर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इंग्लिश के पेपर में एक फैक्चुअल सिलेबस भी आता है, जिसमें आते हैं सिनोनिम, एंटोनिम और स्पॉटिंग द एरर। सिनोनिम एंटोनिम रटने वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि जितना आपका वोकैबुलरी रिच होगा। हाँ, बुक नेम इज रैन एंड मार्टिन, नंबर 1, सेकंड बुक इज थॉमसन मार्टिनेट। ओके, मैं आपको बहुत बेसिक बताता हुआ जाऊंगा, आज से उसी डायरेक्शन में प्रिपरेशन करो। देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन का सबसे बड़ा रूल है व्हाट नॉट टू स्टडी। क्या रूल है? व्हाट नॉट टू स्टडी। हाँ, अभी तक लोग बताते हैं व्हाट टू स्टडी, जबकि गवर्नमेंट एग्जाम में ऑफिसर पोस्ट के लिए जो पहला नियम है वो है व्हाट नॉट टू स्टडी। क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सब कुछ नहीं पढ़ना है, सारी किताबें नहीं पढ़नी है, हर कोई किताब खरीद के नहीं लानी है, जो बता रहा हूं बस वो करना है। राइट? नंबर 1 इंग्लिश के लिए रैन एंड मार्टिन एंड थॉमसन मार्टिनेट। इससे आपकी स्पॉटिंग द एरर, बेसिक ग्रामर, आपका कॉम्प्रिहेंशन, ये सब क्लियर हो जाएगा। एक चीज आती है सिनोनिम एंटोनिम, इसमें उपकार की एक गाइड आती है सिनोनिम एंटोनिम के ऊपर, उसमें से मैक्सिमम सिनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चंस आते हैं। सिनोनिम एंटोनिम क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स एंड सिमिलर वर्ड्स। और इसको अधिकतर बच्चे कैसे करते हैं पता है? कि वो याद होते नहीं है, क्योंकि उसके लिए डिक्शनरी याद होनी चाहिए। राइट? और डिक्शनरी याद होगी नहीं। आप में से कितने बच्चों के पास डिक्शनरी है? प्लीज रेज योर हैंड्स। डू यू हैव डिक्शनरी? कितने बच्चों के पास है?
हाँ हाँ, गमी के पास है, अच्छा, और राजे के पास में भी है, उपांग के पास है। अच्छा, आप में से किसको डिक्शनरी पूरी याद है वो बताइए, उसको अनम्यूट करूंगा और डिक्शनरी में से 5 वर्ड्स पूछूंगा। आप में से किसको डिक्शनरी पूरी याद है ऑक्सफोर्ड की? नहीं याद है? सीना कहता है नहीं याद है। ओह, जेके कहते हो नॉट पॉसिबल, नॉट अ सिंगल। क्या डिक्शनरी याद की जा सकती है? की जा सकती है। आज वो वही बेसिक बता रहा हूं आपको। क्या आपको याद करना है और क्या आपको समझना है। आपका कोई भी एग्जाम 2 पार्ट पर टिका हुआ है, क्या याद करना है और क्या समझना है। इसको अधिकतर लोग उल्टा कर देते हैं। जो याद करना है उसको समझ लेते हैं जैसे अखबार की तरह, और जो समझना है उसको याद करने लग जाते हैं। तो पहला रूल क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट नॉट टू स्टडी। दूसरा रूल क्या है? व्हाट इज टू कॉम्प्रीहेंड एंड व्हाट इज टू मेमोराइज, यू नीड टू कीप देम सेपरेट। ओके, तो आपको फैक्ट्स याद करने हैं और लॉजिक कॉम्प्रीहेंड करने हैं। क्या समझ में आया आपको? आपको फैक्ट्स याद करने हैं और लॉजिक कॉम्प्रीहेंड करने हैं। क्लियर हो गया ये भी? अब कैसे पता लगे क्या लॉजिक है और क्या फैक्ट है, वो 5 मिनट बाद बताओ। पहले समझिए, डिक्शनरी याद होती है नहीं? मैं आज आपको डिक्शनरी याद करवाऊंगा। कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? कौन कौन करना चाहता है? आज आप डिक्शनरी याद करेंगे, ठीक है? आज आप जीके की बुक याद करेंगे, ठीक है? और आज आप आज ही कंपटीशन की प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आज के बाद आपका कोई कंपटीशन नहीं होने वाला, क्योंकि कंपटीशन उससे होता है जिसकी स्ट्रेंथ आपसे सिमिलर है। आपकी स्ट्रेंथ दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ 100 टाइम्स ज्यादा होने वाली है, तो कंपटीशन कैसे होगा? राइट? ओके, बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। 10 लाख बच्चों को मैंने पढ़ाया है आज तक, और मेरे पढ़ाए हुए कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले कई बच्चों ने टॉप किया। तो अभी पहले बात यह है, जैसे मैंने कुछ बताया आपको, मैथमेटिक्स के लिए आप आर एस अग्रवाल कर सकते हैं, और इंग्लिश के लिए आप रैन मार्टिन, थॉमसन मार्टिनेट कर सकते हैं। अब आता है सिनोनिम एंटोनिम, उसके लिए आपको डिक्शनरी याद करनी पड़ेगी। डिक्शनरी याद करने की जरूरत नहीं, उसके लिए उपकार की एक गाइड आती है जो भी सिनोनिम और एंटोनिम, सिनोनिम और एंटोनिम का उसमें कलेक्शन होता है। बस आपको उसको याद करना, कोई याद होगा नहीं आपको ऐसे। उसके लिए अधिकतर बच्चे तुक्का मारते हैं। जैसे आपने इंग्लिश के पेपर में 70% पेपर आपका लॉजिकल है तो वो आपने कर लिया। 30%, 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम एंटोनिम को, वो क्या करते हैं लोग? सब पे टिक लगा देते हैं, ए बी 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 बी, 4 भी सही हुए तो हो जाता है। एक तरीका अधिकतर कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट वाले ये वाला बताते हैं, क्योंकि वो खुद मानते हैं आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं आप याद कर पाओगे। इसलिए आप उन सब बच्चों से आगे होने वाले हो जो तुक्के मारते हैं। राइट? अब नेक्स्ट, अब सबसे भारी सब्जेक्ट आ रहा है, उसका नाम है जीके। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझने के बाद पूरा ही याद करना पड़ता है। तो सबसे पहले जीके को ब्रेकअप करेंगे, और जीके को ब्रेकअप करने से पहले मैं अपने एजेंडा पर आऊंगा। आज के बाद आपकी पढ़ाई की गाड़ी को आप ठीक करेंगे। सबसे पहले आपको अपना लर्निंग टाइम कम करना है। क्या करना है? लर्निंग टाइम कम करना है। अब सवाल है लर्निंग टाइम कम कैसे करेंगे, क्योंकि लर्निंग टाइम बढ़ाएंगे तो कंपटीशन क्लियर होगा, या लर्निंग टाइम या स्टडी टाइम कम करेंगे तो कंपटीशन क्लियर होगा? आंसर है कम करेंगे। कैसे, मैं बता देता हूं आप अगर जो पढ़ाई 20 घंटे में करते हैं उसको आज से आप केवल 4 घंटे करेंगे, तो क्या आपके रिजल्ट पे असर पड़ेगा? तो आंसर है हाँ, पड़ेगा। आपका रिजल्ट बढ़ेगा। नॉर्मल बच्चों को क्या लगेगा? 20 घंटे की पढ़ाई को 4 घंटे का कर दिया तो मेरा तो रिजल्ट घटेगा, बट आई एम सेइंग बढ़ेगा। इसको साबित करूं? अभी कर दो। आप में से अरुणाचल प्रदेश में है सभी लोग, एंड सो मेनी पीपल फ्रॉम सो मेनी प्लेसेस। आप में से अधिक कोई ऐसा है जिन्होंने कभी किसी और सिटी में ट्रेवल किया हो अपने कोरोना के बाद? कोरोना टाइम पे लॉकडाउन में घर में रहे। कोरोना के बाद आप में से कितने लोगों ने किसी दूसरे प्लेस पर ट्रेवल किया है? ट्रेवल किया है? किया है ट्रेवल एक से दूसरी जगह पर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, अलग अलग सिटीज में? कितने लोगों ने ट्रेवल किया है पैदल? पैदल 200 किलोमीटर पैदल, 500 किलोमीटर पैदल किया है? आंसर इज नो। यानी 100 किलोमीटर आप घूमने तो गए हो,
लेकिन पैदल नहीं गए। पैदल जा सकते हैं नहीं जा सकते? कैन यू गो और नॉट? जा सकते हैं, जाते नहीं। 100 किलोमीटर अगर आप पैदल जाएंगे तो इट विल टेक 2 days। हाउ मेनी डेज? 2 days। और वही 100 किलोमीटर अगर आप कार से जाएंगे तो इट विल टेक 2 hours। हाउ मेनी आवर्स? 2 hours। यानी 100 किलोमीटर डिस्टेंस है जो कवर करना है, वो पैदल भी किया जा सकता है और कार से भी। 2 दिन में भी किया जा सकता है और 2 घंटे में भी। राइट? आज से 500 ईयर्स पहले लोग पैदल जाते थे क्योंकि तब कार थी नहीं। राइट? अब इस एग्जाम्पल में एक बात साबित हो गई कि डिस्टेंस उतना ही है और उसको कवर करने का तरीका साइंटिफिक है, तो उसमें लगने वाला टाइम कम हो जाएगा। अब अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो नॉन साइंटिफिक है, उसको साइंटिफिक करेंगे तो 100% मार्क्स लाने के लिए जो टाइम आप दे रहे हैं उससे 10% टाइम में भी वो मार्क्स लाए जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको पढ़ाई 10% टाइम ही करनी है। आप जब दूसरा बच्चा जो आज यहां नहीं बैठा है वो अगर 10 घंटे पढ़ेगा तब जाके जो याद करेगा वो आप 1 घंटे में कर लोगे, तो 9 घंटे और बचेंगे जिसमें आप उससे 10 गुना ज्यादा आगे हो जाओगे। तो कंपटीशन रहेगा? नहीं रहेगा। आपने कंपटीशन पहले ही क्रैक कर दिया, अब आपका उससे है ही नहीं जो पैदल वाले तरीके से चल रहा है। जो पैदल पैदल चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनसे तो कंपटीशन रहा नहीं। अब तो आप कार से जा रहे हो। मिल्खा सिंह भी आ जाए तो कार से तो पीछे ही रहेगा ना, पहली चीज। दूसरा, आप जब अपने तरीके साइंटिफिक करोगे तो आपका सिलेबस जल्दी कवर होगा, रिविजन ज्यादा हो जाएंगे और आपका सीट पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपको अपने सिलेबस को कवर करने में टाइम कम लगेगा। यहां तक क्लियर हो गया आपको? गॉट इट? तो अब ये कैसे होगा, इसके लिए अपन फटाफट से ब्रेन साइंस को समझते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है 90% मार्क्स, 100% मार्क्स, कट ऑफ मार्क्स, कॉम्पिटिटिव मार्क्स लाने के लिए जो आप स्टडी करते हैं उसका तरीका बदलना, और आप में एक कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने की शक्ति होनी चाहिए। शक्ति क्या होती है? एस फॉर स्किल्स, एच फॉर हैबिट्स, ए फॉर एटीट्यूड, के फॉर नॉलेज, टी फॉर टाइम मैनेजमेंट और आई फॉर इंटेलिजेंस। सबसे पहले एटीट्यूड। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड हैव अ फर्म पॉजिटिव एटीट्यूड। यानी आप कहते हैं कि इस बार सीट्स कम है, 2 लाख बच्चा बैठ रहा है और 600 सीट्स हैं। आपको 600 थोड़ी चाहिए, आपको तो एक ही चाहिए ना। तो अगर आपको अपनी एक मिल जाती है तो बाकी 599 सीट तो खाली है। यस और नो? तो आप इस पे फोकस मत करो कि कितना बच्चा बैठ रहा है और कितने सीट्स हैं। आप इस पे फोकस करो कि मुझे वो एक सीट कैसे मिलेगी। इसके लिए आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और अपनी सीट पे फोकस करना है। और अगर आप तरीका बदल दें, बाकी सारे लोग पैदल वाले तरीके से सीट हासिल करने के लिए भाग रहे हैं और आप कार चला रहे हैं, तो आपकी तो पक्की है। अब आता है जब आप एटीट्यूड यानी पॉजिटिव थिंकिंग बनाते हैं तो उसके बाद जरूरी है के फॉर नॉलेज। जनरल नॉलेज, आपका इंग्लिश, रीजनिंग सब पक्का करना है। नॉलेज मिल भी जाती है तो आप बार बार भूल जाते हैं, इसलिए आपको नॉलेज को हैबिट में बदलना है। तो तीसरा आता है एच फॉर हैबिट। ब्रेन साइंस की टेक्निक से नॉलेज को परमानेंट करने की हैबिट। अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी नॉलेज टेम्पररी रहती है और आप बार बार भूलते हैं, इसी वजह से कई बार आपको रिविजन करने पड़ते। तो अब आपको पक्की हैबिट करनी कि आपको ब्रेन में इंफॉर्मेशन को सही जगह पर रखना है, और उस हैबिट से क्या होगा, वो नॉलेज आपके स्किल में बदल जाएगी। याद रखिएगा, हम कभी स्किल्स को नहीं भूलते। साइकिल चलाना स्किल है, कितने साल तक नहीं चलाओगे तब भी चला लोगे। स्विमिंग करना स्किल है, रीडिंग और राइटिंग आपका स्किल है, इसलिए आप कभी नहीं भूलोगे। आपने बचपन में जो पढ़ाई की आप भूल गए क्योंकि वो नॉलेज थी, इंफॉर्मेशन थी, स्किल नहीं बने। बट अगर आप ब्रेन साइंस यूज करते हैं तो दैट बिकम्स अ स्किल। टी फॉर टाइम मैनेजमेंट। कम टाइम में ज्यादा सिलेबस को कवर करना है। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंटली ये पता होना चाहिए व्हाट नॉट टू स्टडी। अधिकतर बच्चों को ये नहीं पता होता, इसलिए वो 10 किताबें पढ़ लेते हैं, 10 कोचिंग चले जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के चक्कर में 4-4 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, और उनको लगता है सब कुछ हम पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे तो जाके हमारा नंबर आएगा। बस वो ये गलती कर रहे हैं, वो 15 घंटे पैदल चले जा रहे हैं। आप अगर 15 घंटे कार से जाएंगे तो पैदल वाले से सैकड़ों किलोमीटर आगे हो जाएंगे। इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आपको टाइम को बचाना है, कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर करना है, और तब
आपको मिलेगी कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। क्या कहलाती है ये? आई फॉर इंटेलिजेंस, यानी कैसे कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्लियर किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट आता है, इसके लिए आपको समझना है आपका लेफ्ट ब्रेन जो है वो लॉजिकल है और राइट ब्रेन वो क्रिएटिव है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो लॉजिकल सब्जेक्ट को तो समझ लेते हैं, बट जो फैक्ट्स होते हैं उस पर क्रिएटिविटी को यूज नहीं करते। पहले मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। राइट, देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ी देर पहले पूछा था आपको पता है क्या आपको समझना है और क्या याद करना है, तो इसका आंसर है फैक्ट्स याद करने हैं और लॉजिक को समझना है। समझने में हमें ज्यादा टाइम लगता है और याद करने में कम टाइम लगता है। लॉजिकल कॉन्सेप्ट, लॉजिक किसे कहते हैं? जिसको समझने में ज्यादा टाइम लगता है और याद करने में कम टाइम लगता है। फैक्ट किसे कहते हैं? उसका उल्टा होता है, वो उसको समझने में कम टाइम लगता है, याद करने में ज्यादा टाइम लगता है। एग्जाम्पल देता हूं, अभी मैथमेटिक्स है, प्लस माइनस करना, परसेंटेज निकालना या मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपने समझा है तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसको कौन कर रहा है? आपका लॉजिकल ब्रेन, जिसमें बेसिक्स है, लॉजिक। और जो आपका राइट ब्रेन है वो क्रिएटिविटी को यूज करता है, वो क्रिएटिव है, कुछ नया सोचता है, और उसी में फैक्ट्स भी स्टोर होते हैं। फैक्ट्स कौन से होते हैं? जिनको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता पर याद करने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि हिस्ट्री के डेट्स है, ज्योग्राफी का मैप है, कंट्री कैपिटल है, लॉन्ग आंसर्स है, साइंस के फॉर्मूलाज है, इवन मैथ्स के अंदर भी फॉर्मूला, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर क्यूब, रेसिप्रोकल्स है, इंग्लिश के अंदर डिक्शनरी के वर्ड्स है, वोकैबुलरी है, या सिनोनिम एंटोनिम है। ऐसे कई सारे फैक्ट्स, उन सबको याद करना पड़ता है। आज का तीसरा लेसन है कैसे पता करें कि वो जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं वो कॉम्प्रिहेंशन वाला है या मेमोराइजेशन वाला है, यानी फैक्चुअल है। आप उसके सवाल के नेचर से पता करेंगे, क्वेश्चन के नेचर से। जिस इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन व्हाई एंड हाउ से होगा उसका आंसर हमेशा लॉजिकल होगा। क्या बोला मैंने? ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका क्वेश्चन नेचर व्हाई एंड हाउ है, हमेशा लॉजिकल ब्रेन, आपका लेफ्ट ब्रेन जो है वो ऑलवेज व्हाई एंड हाउ का आंसर करता है। व्हाई, इसको अगर मैं छोड़ दूं तो कहां जाएगा? नीचे या ऊपर? स्क्रीन पर दिख रहा हूं ना मैं आपको, मेरे हाथ में फोन है, मैं छोड़ देता हूं उसको, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? प्लीज टेल मी द आंसर। इट वुड गो डाउनवर्ड और अपवर्ड। गैमी ने कहा नीचे। जल्दी से बताओ गैमी, नीचे क्यों जाएगा? वाई, वाई, वाई का आंसर कौन देने वाला है आप में से? आंसर दिया ग्रेविटी, लोगो, गैमी, प्रदीप, सब ने दे दिया। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, ये पहली बार लाइफ में कब पढ़ा था आपने? इसका आंसर कौन देगा? कि लॉ ऑफ ग्रेविटी बाय न्यूटन, फर्स्ट डे कौन सा था, उस दिन डेट क्या थी, उस दिन डे क्या था, और न्यूटन ने कौन से ईयर में ये प्रिंसिपल दिया था? इसका आंसर आप में से कौन करेगा? जल्दी से बताओ। हु इज गोइंग टू गिव मी द आंसर? आर यू श्योर लोगो? इट वॉज क्लास 9 नॉट क्लास 8। देखो सब अलग अलग आंसर कर रहे हैं, इवन गैमी ट्रूली आंसर कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता, याद नहीं सर। यस, देयर इज अ कैच। जब मैंने कहा क्यों, तो 25 साल पुराना आंसर भी एक सेकंड में रिकलेक्ट हो गया, बिकॉज वो लॉजिकल ब्रेन से आ रहा है, एसोसिएटेड आंसर है। समझ में आई बात? और जब मैंने कहा कब, तो वो फैक्ट बन गया, तो वो रिकवर नहीं हो रहा है। अब समझ में आई बात? क्यों और कैसे, इसको एक बार समझने के बाद ये लाइफ टाइम याद रहता है, लेकिन कौन, कहां, कब, क्या, इससे बने हुए आंसर फैक्ट्स कहलाते हैं। और इससे थ्योरी भी बनती है, इससे डेफिनेशन भी बनती है, डेरिवेशन भी बनता है, वोकैबुलरी भी बनती है, डिक्शनरी भी बनती है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, या डायग्राम्स, या एब्रिविएशन, एसोसिएशन, मैप्स, ये सब कौन, कहां, कब, क्या, इनमें बहुत सारा हिस्सा होता है। इसी वजह से इसे हम याद करते हैं और भूलते जाते हैं। फैक्ट्स को याद करने के लिए आप रिपीट मेमोरी का यूज करते हो, यानी बार बार दोहरा के आप सुनते हो, लिखते हो, पढ़ते हो, दोहराते हो, इससे वो याद नहीं रहेगा। फैक्ट्स याद होते हैं तीन तीन, जब आप अपने क्रिएटिव ब्रेन को यूज करते हो और उसमें तीन बातें हो, वो विजुअल हो जाए, वो क्रिएटिवली इंटरेस्टिंग हो जाए, और साथ ही साथ उसमें इमोशन आ जाए। ये तीन बातें फैक्ट्स को परमानेंट करती है। जैसे आपका खुद का मोबाइल नंबर,
पापा मम्मी का मोबाइल नंबर, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मोबाइल नंबर, आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ, आपके पापा मम्मी का डेट ऑफ बर्थ, ये भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये आपको याद रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इमोशन आ गया। जो आपके फेवरेट क्रिकेटर हैं, WWF के स्टार्स हैं, मूवी स्टार्स हैं, वो भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंटरेस्ट की वजह से आ रहा है, राइट। और तीसरा आता है, थर्ड आता है विजुअल। जैसे मूवी है, मूवी कभी हम याद करने के लिए देखते हैं और वो फैक्ट से भरी होती है, फिर भी याद हो जाती है क्योंकि वो विजुअल होती है। ये तीन बातें अगर आप किसी एक इंफॉर्मेशन में एसोसिएट कर दो तो वो फैक्ट्स याद होने लग जाएंगे, और उसको लॉजिकली जोड़ दो तो वो हमेशा याद रहेंगे। इसमें आता है लॉ ऑफ एसोसिएशन और लॉ ऑफ इमेजिनेशन। तो आज का जो पहला प्रिंसिपल है वो भी समझेंगे। CRISMAS, क्रिसमस। C फॉर कॉन्सेंट्रेशन। आपको कंपटीशन क्रैक करने के लिए जरूरी है कॉन्सेंट्रेशन, पर हर 10 से 15 मिनट बाद पढ़ाई में आपका कॉन्सेंट्रेशन टूटता रहता है, बल्कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आपका कॉन्सेंट्रेशन अपने आप ही डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहां तीन बातें हैं, वो विजुअल है, वो इंटरेस्टिंग है, उसमें से इमोशन जुड़े हुए हैं आपके, किसने लाइक किया, किसने शेयर किया, किसने व्यू किया, किसने मेरी स्टोरी देखी, किसने मेरा जो है वीडियो देखा, किसने मेरा स्टेटस किसने देखा, ये आपके इमोशन और इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, राइट। तो इसको ठीक कैसे करेंगे? इसको ठीक करने का तरीका है, आपको पढ़ाई में भी यही फैक्टर डेवलप करना है, और उसके लिए सबसे आसान है रिडिक्यूलस थिंकिंग। अजीबोगरीब तरीके से पढ़ाई करना शुरू करो। कार्टून कैरेक्टर्स या फिक्शन वाली मूवीज या हिस्ट्री पे बनी हुई मूवीज या ब्रह्मास्त्र जैसी VFX से भरी हुई मूवीज क्यों याद होती है? क्योंकि उसके अंदर रिडिक्यूलस थिंकिंग होती है। आप जितने भी जो रील्स और जो पोस्ट देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, उनमें जो रिडिक्यूलस होते हैं वो आपको तुरंत याद हो जाए। रिडिक्यूलस मतलब डिफरेंट, राइट, अजीबोगरीब। अब ये पढ़ाई में होगा कैसे? क्योंकि पढ़ाई तो सिंसियर होती है, उसको रिडिकुलस कैसे बना है? वो कॉमिक्स तो है नहीं। तो उसके लिए आपको यूज करना है आई फॉर इमेजिनेशन। ब्रेन हैज इमेंस पावर ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिन करके कर सकते हैं ऐसा। और आपको एक और चीज यूज करनी है, स्लीप मैनेजमेंट। 8 घंटे रोज सोना है, 8 घंटे रोज सोना। आपको कहोगे कि सर मैं कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो 5 घंटे ही सोता हूं। आप 5 घंटे सो करके ब्रेन को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से आप पढ़ाई में 4 से 5 घंटे का नुकसान करते हैं। 8 आवर्स की स्लीप बहुत जरूरी है, अच्छी मेमोरी, अच्छी इंफॉर्मेटिव प्रोसेस के लिए, न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए, और आपके ब्रेन को आराम देने के लिए। आप बचे हुए 16 घंटे को टेक्निक से यूज करोगे, यानी कि आप क्या कह रहे हैं, मैं 5 घंटे ही सोता हूं और बाकी टाइम पैदल चलता हूं। इसकी बजाय आप 8 घंटे, 16 घंटे कार चलाओ और 8 घंटे आराम से सो। ये बहुत जरूरी है फर्स्ट टाइम में कॉम्पिटिशन क्रैक करने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि आपको नींद ही नहीं आती है रात को, तो अलग बात है, नींदें उड़ी हुई है, तो नींदें टाइम पर आ जाए, इसके लिए जो मुझसे लास्ट में पूछेगा उसको मैं 5 मिनट में बता दूंगा कि आज से आपको रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच नींद कैसे आएगी और 5 से 6 बजे के बीच नींद कैसे खुलेगी। ये अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हैं। अब नेक्स्ट आता है M फॉर निमोनिक साइंस। निमोनिक का मतलब है किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हुए उसको एसोसिएट करना, यानी इंफॉर्मेशन को रिकलेक्टेबल बनाना। साइंस ऑफ रिकलेक्शन। याद रखिएगा, आपका एग्जाम याद करने का नहीं है, पढ़ने का नहीं है, लिखने का नहीं है, समझने का नहीं। आपका एग्जाम है जो कुछ भी आपने लिखा है, पढ़ा है, याद किया और समझा है, वो एग्जाम में टाइम पर याद आ जाए, उसको रिकलेक्शन कहते हैं। आपका कंपटीशन एग्जाम रिकलेक्शन का एग्जाम है, और रिकलेक्शन में आपका कंपटीशन इसलिए रह जाता है क्योंकि आज तक आपने लाइफ में पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, समझना सीखा, रट्टा मारना सीखा, लेकिन हाउ टू रिकलेक्ट ऑन टाइम एंड हाउ नॉट टू फॉरगेट, ये नहीं सीखा। बताओ, सीखा है क्या? कहीं पर भी सिखाया किसी ने आपको कि कैसे पढ़ाई करें कि ना भूलें और कैसे टाइम पर पूरा याद आए? नहीं सीखा ना। चलिए वही सीखा। तो इस साइंस को निमोनिक्स कहते हैं, और इस साइंस के को मेमोरी साइंस या ब्रेन साइंस भी कहते हैं, जिसके लिए वर्ल्ड में मेरी पोजीशन नंबर 1 आती है इसकी ट्रेनिंग को लेकर के। यू कैन क्रॉस चेक विद गूगल ऑल्सो। और इस साइंस को एसोसिएटिव साइंस भी कहते हैं, यानी इससे आपकी इंफॉर्मेशन एसोसिएट कर जाती है और इसमें आपको बिलीव करना है कि ऐसा हो सकता है। और बिलीव करने के लिए अभी हम इंस्टेंट एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, फटाफट से करते हैं। पहले बच्चों वाला डेमो करेंगे, फिर बड़ों वाला डेमो करेंगे। जस्ट एडवाइस टू। देखिए दोस्तों, एक बार सब अपने सवालों को साइड में रखिए,
इन्हीं के जवाब मैं ऑलरेडी दे रहा हूं, आपका ध्यान अपने क्वेश्चन पे नहीं, जो मैं बता रहा हूं उस पर होना चाहिए। ये जो आप पूछ रहे हैं ना, ये आंसर मैं पहले से दे रहा हूं। अभी आपने कहा फोकस कैसे करें, इसी के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन करना है। अभी आपने कहा रिवाइज कैसे करें, रिवाइज का ही तो सीक्रेट है रिवीजन, रिवीजन। अभी तक आप क्या करते हो, री रीड, दोबारा पढ़ते हो, फिर बार बार पढ़ के रट्टा मारते हो, ये री रीड है। रिवीजन मतलब पहले विजन होना चाहिए, पहले वो विजुअलाइज होना चाहिए। यही तो नहीं किया आज तक, वही सिखाने जा रहा हूं। ओके, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। चलिए अपन सबसे पहले कुछ जो इंफॉर्मेशन है, कुछ टॉपिक है, उसको कवर करते हैं। मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स रख रहा हूं, इन वर्ड्स को आपको मेमोराइज करना है। देखिए सिंसियरली, अभी आपका कोई एग्जाम नहीं हो रहा आईएएस का, केवल आपका ब्रेन का टेस्ट कर रहे हैं। तो आपको इनको सुनना है और मेमोराइज करना है। वर्ड्स आर फोटो फ्रेम, स्कूटर, विंडो, बटरफ्लाई, स्नेक, स्वॉर्ड, माइकल जैक्सन, सोफा, गोल्ड, टाइगर, चॉकलेट, पॉट, ट्यूबलाइट, बर्ड, कीज। ओके, किस किस को याद हो गया इन द सेम सीक्वेंस? देखिए इजी वर्ड्स थे। सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, आपके ब्रेन को इजी वर्ड कौन सा लगता है और डिफिकल्ट वर्ड कौन सा लगता है। मान लो अभी मैंने जो वर्ड बोले थे वो इजी वर्ड्स थे, डिफिकल्ट है जवाहरलाल नेहरू, गुलजारलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारलाल नंदा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। इनमें से जिन जिन का पिक्चर आपके ब्रेन में नहीं बन रहा है उनको बोलता है ब्रेन डिफिकल्ट। ब्रेन की नजर में जिस वर्ड का क्रिएटिव पिक्चर इंस्टेंटली नहीं बनता है उसे वो डिफिकल्ट या एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन मानता है। यानी लेफ्ट ब्रेन ने मीनिंग तो दिया पर राइट ब्रेन ने क्रिएटिव इमेज जनरेट नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहता हूं अमिताभ बच्चन, तो देखो आपके ब्रेन में तुरंत क्या आया, अमिताभ बच्चन का नाम भी आया, मीनिंग भी आया कि वो एक्टर है, और पिक्चर भी आया। और पिक्चर हमेशा क्रिएटिव होगा, किसी के आएगा बागबान का अमिताभ बच्चन, किसी के शोले का, किसी के केबीसी का, किसी के डॉन का। तो पिक्चर जब भी बनती है ब्रेन अपनी क्रिएटिविटी से इंस्टेंटली जनरेट करता है। तो पहला क्या है, सबसे पहले क्या है, अमिताभ बच्चन, पिक्चर आया और नाम भी आया, तो ये इजी इंफॉर्मेशन लगी ब्रेन को। अब एक वर्ड और बोलता हूं मैं, वर्ड इज प्रायोरिटी। क्या बोला मैंने, प्रायोरिटी। वर्ड इज प्रायोरिटी, प्राथमिकता। अब मैंने जब ये वर्ड बोला तो अजय आप बताओ या कोई भी बताओ, आपके ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन में लॉजिकली मीनिंग तो आ गया, प्रायोरिटी मतलब जिसको पहले रखा जाए, लेकिन क्या कोई पिक्चर ब्रेन ने बनाया? जल्दी से बताओ, डिड यू रिसीव एनी काइंड ऑफ पिक्चर इंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ क्रिएटिव ब्रेन व्हेन आई सेड प्रायोरिटी एज अ वर्ड? नो। यस यांगा, यस, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया। तो अब आज इस प्रैक्टिकल से ये पता लग गया कि ऐसे वर्ड होते हैं जिसके लिए क्रिएटिव ब्रेन सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। जब आप अपनी पढ़ाई करते हो तो 80% टाइम आपका क्रिएटिव ब्रेन सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए वो इंफॉर्मेशन ब्रेन के लिए डिफिकल्ट होती है। और जो चीज डिफिकल्ट टू रिसीव है वो डिफिकल्ट टू रिटेन भी होती है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डिफिकल्ट टू रिसीव है उसे इजी टू रिसीव बनाना है, यानी उसमें क्रिएटिव ब्रेन को यूज करना है। आप में से कितने लोगों को वीडियो गेम खेलना आता है? वीडियो गेम कौन कौन वीडियो गेम खेलना जानता है? बचपन में भी खेला होगा, अभी भी खेलते होंगे। क्या आप में से कोई वीडियो गेम खेलने की कोचिंग जाता है, ट्यूशन गया है कभी बचपन में? छोटे बच्चे तक वीडियो गेम खेल लेते हैं पर नहीं जाते। वीडियो गेम भी एग्जाम जैसा है, उसमें भी एक लेवल क्लियर करोगे तभी अगला लेवल आएगा, जैसे एग्जाम में होता है। लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए 10-10 तरह की कोचिंग करते हैं, और वीडियो गेम बच्चा खुद ही सीख जाता है। किससे? लॉजिक और क्रिएटिविटी के कॉम्बिनेशन से। वहां पर क्रिएटिविटी को यूज करता है। अब आपको समझ में आ गया, आज से आपके ब्रेन की क्रिएटिविटी यूज करनी है। ये इतना बड़ा सीक्रेट है कि इस वक्त आपके कंपटीशन में लाखों बच्चे हैं, उनको नहीं पता है। सिर्फ आज आपको पता लग रहा है, इन 206 बच्चों को पता लग रहा है कि यार मैं पढ़ाई करूंगा तो क्रिएटिवली करूंगा। ये समझ में आ गई बात? अब क्रिएटिवली कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं, आपकी मेमोरी बहुत जबरदस्त है, इसको प्रूव कर देता हूं मैं अभी। आपके घर में रोज दरवाजे से कोई ना कोई सामान आता होगा,
कभी पापा, कभी मम्मी, कभी आप लाते हो। घर के अंदर दरवाजे से सामान रिसीव होता है, उसको फिर आप कहीं ना कहीं रखते हैं, उसे बोलते हैं रिटेंशन, रिसीविंग, रिटेंशन। और फिर ढूंढने पर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं रिकलेक्शन। जैसे आप सब्जी लाए, स्केच पेन लाए, सॉक्स लाए, रुमाल लाए, कोई मोबाइल फोन लाए, चॉकलेट्स लाए, बुक्स लाए, आप जो भी लाए उसे कहीं ना कहीं रख दिया आप। अब आप ढूंढ रहे हो वो किताब लाया था कहां पड़ी है, यानी कि आपको पता है कि वो किताब घर में है पर मिल नहीं रही है। ऐसा होता है ना। विजुअल इंफॉर्मेशन है सारी की सारी, फिर भी नहीं मिल रही है। कई लोग कहते हैं विजुअल याद रहता है, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं विजुअल भी याद भी रहता है। ये सारी आपके घर में भी तो कई बार, कभी आप लड़ते हो, कभी आपके बड़े भाई, छोटे भाई, छोटी बहन लड़ती है, कभी मम्मी पापा चिल्लाते हैं कि इस घर में से चीजें जाती कहाँ है। कभी पेन खो गया, कभी चाबी खो गई, कभी किताब नहीं मिल रही, टीवी का रिमोट कहाँ है, मेरे सॉक्स एक मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा है, अभी अभी तो रुमाल लाए थे कितनी बार लाए, कहाँ चली जाती है चीजें, कौन खा जाता है इन चीजों को। अरे चेकबुक कहाँ पड़ी है, सेफ्टी पिन के पैकेट कहाँ रख देते हो, स्केच पेन कितनी बार दिलाए, और पेन कहाँ गया, कैप मिला तो पेन नहीं मिला, या फिर बिजली का बिल की लास्ट डेट है, कल ही तो टेबल पे रखा था अब मिल नहीं रहा। ऐसा किस किस के घर में होता है, रेज योर हैंड्स। होता है सबके। देखिए ये चीजें घर के अंदर ही हैं, तभी तो चिल्लाने वाला चिल्ला रहा है, क्योंकि उसको पता है, उसने देखा है उसको घर में, लेकिन टाइम पर नहीं मिल रही है, इसीलिए चिल्लाने वाला चिल्ला रहा है। ऐसा ही आपका ब्रेन है, इंफॉर्मेशन ब्रेन के अंदर जाती है और खो जाती है। अच्छा, आपने सुन लिया स्क्रू ड्राइवर नहीं मिल रहा, चेकबुक नहीं मिल रही, किताब नहीं मिल रही, कभी सुना आज तक आपने घर में टमाटर खो गए, नींबू नहीं मिल रहे? नहीं होता ऐसा, क्योंकि उनको रखने की एक जगह है जो एक क्रिएटिविटी और एसोसिएशन से बनी हुई है। कौन सी जगह है वो, कैन यू गेस? टमाटर, नींबू, धनिया, पुदीना, ये सब, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, यस, फ्रिज। फ्रिज। तो फ्रिज इज अ क्रिएटिव लॉजिकल एसोसिएशन, जहां पर आपने उसको एसोसिएट किया है। जिन चीजों को रखने का क्रिएटिव लॉजिकल एसोसिएशन होगा वो घर में नहीं खोएंगी, घर में सही जगह पर मिलेंगी। जैसे कि बर्तन किचन में, कपड़े अलमीरा में, सब्जियां फ्रिज में, तो ये नहीं खोती। और बाकी चीजें कहीं भी उठा के रखते हो तो वो होती घर में पर खोती है। आज तक बचपन से आपने सीखा पढ़ाई को दिमाग में रखो। कई बार आप लेटे लेटे रहो, किताब पढ़ते हो तो क्या सोचते हो, हे भगवान ये किताब दिमाग में चली जाए, घोट के पी जाऊं, सोचते हो ना ऐसा। सब कहते हैं पढ़ाई को दिमाग में रखो, पर कोई ये नहीं बताता दिमाग में कहाँ रखे, इसीलिए दिक्कत आती है। घर में चीजें रखने से कुछ नहीं होगा, घर में सही जगह पर रखने से होगा। ऐसे ही आपकी पढ़ाई को सही जगह पर रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको एसोसिएट करना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? अब मैंने जितने वर्ड्स आपको थोड़ी देर पहले बोले थे, कुछ वर्ड्स बोले थे ना मैंने, चलो अभी चेक करते हैं आपका रिसीविंग कैसा है, आपका रिटेंशन कैसा है, आपका रिकलेक्शन कैसा है। जितने वर्ड्स मैंने बोले थे उनमें मैंने कहीं पर भी डायनासोर बोला था? बताइए, देयर वॉज देयर एनी डायनासोर? नो। वॉज देयर एनी कोरोना वायरस? कोरोना वायरस बोला था मैंने? नो। क्या मैंने निडल बोला था, सुई सुई बोला था, सुई निडल? नो। क्या मैंने सोफा बोला था? देखो ब्रेन कह रहा है यस। क्या माइकल जैक्सन बोला था? देखो ब्रेन कह रहा है यस। क्या बटरफ्लाई बोला था? देखो ब्रेन कह रहा है यस। इस वक्त आपकी मेमोरी के लिए आप ताली बजा सकते हैं, पहली बार में आपके ब्रेन को पता है क्या ब्रेन में गया है क्या नहीं गया है, लेकिन वो कहां रखा है इसकी प्रॉब्लम आ रही है। इसका मतलब आपकी प्रॉब्लम मेमोराइजेशन नहीं, रिकलेक्शन। इसको ठीक करने के लिए, और रिकलेक्शन प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इसकी कभी हमने ट्रेनिंग ही नहीं ली, हमने कभी ये सीखा ही नहीं कि कैसे याद करें कि टाइम पे याद आए। तो उसको ट्रेन कर लेते हैं। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन पे वापस आते हैं, और अब की बार इसको ऐसे नहीं, विजुअल फॉर्मेट में रिकलेक्टेबल क्रिएटिविटी के साथ देखते हैं। जो मैंने क्रिसमस बोला था ना, कॉन्सेंट्रेशन, रिडिकुलस थिंकिंग, सब है इसके अंदर। देखो ये स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर दिख रहा है आपको, अब जैसे मैं बोलूं वो सुनिएगा। आपके दीवार के ऊपर एक फोटो फ्रेम है, उसके अंदर स्कूटर का पिक्चर है, उसके नीचे विंडो है, उसमें से एक बटरफ्लाई बाहर आ रही है जो एक काले स्नेक का पीछा कर रही है। उस स्नेक के मुंह में तलवार है, उससे डर के मारे माइकल जैक्सन एक सोफा के नीचे घुस गया है। सोफा गोल्ड का बना हुआ है, उसके ऊपर टाइगर बैठ के चॉकलेट खा रहा था। अचानक आपने टाइगर के सर के ऊपर एक पॉट रख दिया, उस पॉट के अंदर 2 ट्यूबलाइट है जलती हुई, जिसके ऊपर एक चिड़िया बैठी है, और उसके मुंह में आपकी गाड़ी की चाबियां है। हटा दिया। सिर्फ 10 सेकंड के लिए मैंने बोला था, पर इस बार आपने रिडिकुलस थिंकिंग, एसोसिएशन, विजुअलाइजेशन, इन सबको यूज किया। देखते हैं इससे क्या असर पड़ा। मैं पहला वर्ड बोलूंगा, बाकी वर्ड आप चैट बॉक्स में लिखेंगे। पहला वर्ड है फोटो फ्रेम। नेक्स्ट वर्ड
फूड फ्रेम के अंदर, यस यू आर राइट, स्कूटर। उसके नीचे बताइए, वेरी गुड, उसके नीचे विंडो, विंडो के बाद नेक्स्ट वर्ड, यस यू आर राइट, बटरफ्लाई, शाबाश, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। और बटरफ्लाई के बाद वाला वर्ड बताओ, किसका पीछा कर रही थी वो, यस बहुत सारे लिख भी दिया, स्नेक, स्नेक के बाद वाला वर्ड, यस यू आर राइट, सोर्ड, सोर्ड के बाद वाला वर्ड बताओ, कौन डर गया उससे, यस यू आर राइट, माइकल जैक्सन, माइकल जैक्सन कहां छुप गया, यस यू आर राइट, सोफा के नीचे, सोफा किसका बना हुआ है, नेक्स्ट वर्ड, यस यू आर राइट, गोल्ड, गोल्ड के ऊपर कौन है, यस यू आर राइट, टाइगर, टाइगर के हाथ में क्या है, यस यू आर राइट, वेरी गुड, चॉकलेट, बहुत सारे लोगों ने लिख दिया चॉकलेट, देखें। और टाइगर के सर पे क्या है, यस यू आर राइट, यू आर राइटिंग पॉट, सबसे पहले, इतना जल्दी जल्दी लिख रहे हैं कि मैं तो नाम भी नहीं पकड़ पा रहा हूं आपके, पर सभी को बताइए पॉट के अंदर क्या है, यस यू आर राइट, ट्यूबलाइट, वेरी गुड जेम्स। और ट्यूबलाइट के ऊपर कौन है, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने पहले ही लिख दिया बर्ड, और बर्ड के मुंह में क्या है, कीज। आई शुड क्लैप फॉर यू और यू ऑल शुड क्लैप फॉर योरसेल्फ, क्योंकि ये लाइफ का पहला आंसर है जो आपने 10 सेकंड में मेमोराइज किया है और आपने याद किया ही नहीं, ये आपको याद हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि आपने इसमें कुछ टेक्निक को इस्तेमाल किया, और इस टेक्निक को कहते हैं, इस वाले मेथड को बोलते हैं लिंक मेथड, एक मेथड है ये, है ना। इससे लॉन्ग आंसर भी याद कर सकते हैं। मेरा पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको ये सिखाऊं वर्ड्स, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, मेरा पर्पस था प्रूव करूं कि ऐसा हो सकता है। दैट वाज क्रिसमस का आखिरी एस, साइंस ऑफ बिलीफ, बिलीफ हुआ ना। अच्छा, आप में से कितने लोगों को जनगण मन आता है, नेशनल एंथम, प्लीज रेज योर हैंड्स। जनगण मन किस किस को आता है, देखे जरा, किसी को आता है क्या भाई जनगण मन? कैमी ने कहा आता है, डैनी ने कहा आता है, दावा ने कहा आता है। तो मैं आप में से किसी एक को अनम्यूट करूंगा अभी, आपको अभी जनगण मन सुनाना है, लेकिन उल्टा, नीचे से ऊपर कौन सुनाएगा, लास्ट वर्ड से जनगण, जय हे से जनगण, कैमे सुनाओगे? अनिता ने मना कर दिया, हंस रहा है वो, ऐसे कैसे हो सकता है। यंगा कहते हैं नॉट पॉसिबल, रटा हुआ, जिंदगी भर सीखा हुआ, पढ़ा हुआ, रोज बोलने वाला जनगण मन आप उल्टा नहीं सुना सकते, कितनी बड़ी बात। इस, अब आप ध्यान सुनिए फ्रेंड्स, इसे कहते हैं वन साइडेड मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको? वन साइड। बचपन से आज तक आपने जो तरीका सीखा है ना, वो है वन साइडेड, यानी आप सिर्फ एक ही तरफ से आपका ब्रेन उसको याद रख सकता है। लेकिन अब मैं आपको प्रूव करूंगा कि आज आपने जो सीखा है उसमें आपका ब्रेन हॉलिस्टिक मेमोरी डेवलप कर रहा है, हॉलिस्टिक। चलिए फ्रेंड्स तैयार हो जाइए, जो वर्ड्स मैंने बोले थे ना, उसमें मैं लास्ट से उल्टा चलूंगा, मैं आखिरी वर्ड बोलूंगा, उससे पहले वाले अब आप बताएंगे। स्टार्ट। आखिरी वर्ड था कीज, कीज से पहले क्या था, कीज से पहले, यस यू आर राइट, बर्ड, बर्ड से पहले, बर्ड कहां बैठा हुआ था, यस यू आर राइट, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट किसके अंदर था, यस यू आर राइट, पॉट, पॉट किसके सर पे था, देखो बता दिया आपने, टाइगर, टाइगर के हाथ में क्या था, यस यू आर राइट, चॉकलेट, टाइगर किस पे बैठा हुआ है, देखो सब बता रहे हैं, गोल्ड, गोल्ड का क्या बना हुआ था, यस यू आर राइट, सोफा, सोफा के नीचे कौन था, प्रीवियस वर्ड, उससे पहले वाला वर्ड, माइकल जैक्सन, वेरी गुड चारू, माइकल जैक्सन से पहले वाला वर्ड, किससे डर रहा था वो, यस यू आर राइट, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड किसके मुंह में था, यस यू आर राइट, स्नेक, स्नेक का पीछे कौन कर रहा था, ओके, अधिकतर लोगों ने लिख दिया बटरफ्लाई, बटरफ्लाई से पहला वाला वर्ड, कहां से आई बटरफ्लाई, देखो मतिन ने लिख भी दिया विंडोज, विंडो से पहले वाला वर्ड, यस यू आर राइट, स्कूटर, स्कूटर किसके अंदर था, यस यू आर राइट, फोटो फ्रेम। सबके लिए जबरदस्त क्लैपिंग, क्योंकि ये लाइफ का पहला आंसर है जो आपने आज ही सुना, तब भी उल्टा भी सुनाया, और सालों से आप जो पढ़ रहे हो उसको उल्टा नहीं सुना सकते, राइट। एंड दिस इज नोन एज ब्रेन साइंस, ये आपका हॉलिस्टिक मेमोरी डेवलप करता है। अगर एक बार सारे मेथड सीख लो ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक बार में क्लियर कर दोगे। अब ये तो मैंने एक मेथड सिखाया, एक मेथड और सिखाता हूं अभी आपको। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, हाँ कोई बात नहीं, एनीवेज, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि क्या आप डिक्शनरी याद कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूँ। ब्रेन साइंस इज a by which you can learn the entire dictionary, and Neerja made a world record of memorizing Oxford English Hindi dictionary with the help of brain science. इसी के साथ महावीर जैन है दिल्ली से, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी याद की। और आप सबके लिए जबरदस्त खबर, एक स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, राजेश कुमार ने 35 गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए, इंक्लूडिंग IAS प्री, विद द हेल्प ऑफ ब्रेन साइंस मेमोरी टेक्निक्स। 35, एक नहीं दो नहीं, 35।
अब आपको मैं एक बात और बताऊं, राजेश कुमार जी करते क्या है, मेमोरी वर्कशॉप में आई हुई हमारी एक बच्ची के पापा थे ये, उसके पापा जो लखनऊ में बिजनेस करते हैं तब भी और आज भी, सिर्फ उन्होंने भी अपनी बच्ची के साथ 22 मेमोरी मेथड सीखे और अपनी बच्ची को मोटिवेट करने के लिए खुद 35 गवर्नमेंट एग्जाम 8 महीने में क्रैक करके दिखाए। उसकी तैयारी करी 8 महीने, फिर 1 साल में क्रैक करके दिखाए। राइट, पूरी जीके की बुक याद कर डाली इन्होंने, सिर्फ 2 घंटे पढ़ के। बिजनेस करने जाते थे ना तो सुबह सुबह उठ के एक बार जीके की तैयारी करते थे, ब्रेन साइंस से पढ़ते थे तो हाथों हाथ याद होता था। अब आप सोचो, एक ऐसा आंसर, एक इंसान जिसे नौकरी चाहिए नहीं फिर भी प्रूव कर दिया कि 35 के 35 गवर्नमेंट एग्जाम वो निकाल सकते हैं, आपको तो चाहिए। तो बताइए, आप सीखना चाहेंगे? चाहेंगे सीखना? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं आप कहां से सीख सकते हैं। इट इज नोन एज ब्रेनीवुड। या तो आप सारे के सारे हमारे यहाँ आ जाओ, या मैं आपके यहाँ आ जाऊं, और या फिर मैं आपके घर पे रोज आ जाऊं। और रोज आने का तरीका है हमारा एप्लीकेशन, जिससे आज के बाद इंस्टाग्राम और ये सब छोड़िए और अगले 8 से 9 महीने अपने ब्रेन की ट्रेनिंग कीजिए ब्रेनीवुड एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें बहुत ही इफेक्टिव वीडियोस के जरिए आप ये देखिए आपको क्या करना है। आपको इस एप्लीकेशन में कॉम्पिटिशन की तैयारी कहां से क्रैक करेंगे मैं बता देता हूं आपको। आपको स्किल डेवलपमेंट पे जाना है, दिख रहा होगा आपको, और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर सबसे पहले ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस है, जिसके अंदर अलग अलग वीडियो लेक्चर्स, जैसे कि एक लेक्चर देखते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है नहीं आता है। एक मेथड है विबग्योर मेथड, पहली बार सुन रहे हो ना चीजें? अच्छा है ना, केवल आप ही को पता लग रहा है और किसी को पता नहीं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, आपके ब्रेन का दोस्त, आपका दोस्त और ब्रेन साइंस ट्रेनर। दोस्तों, मैंने सिखाया था आपको फोनेटिक मेथड के बारे में, बेसिक्स बताए थे उसके, और आज हम करेंगे उसकी एप्लीकेशन। आपने कभी हिस्ट्री के डेट्स देखे हैं? कितनी बार कंफ्यूजन होता है, बक्सर की फाइट कब हुई थी, या कब कलिंग का युद्ध लड़ा गया। बताइए तराइन का बैटल कब हुआ था, या शाहजहां ने ताजमहल बनाया कब था। चलिए बताइए अकबर का जन्म कब हुआ, या कब गए थे विवेकानंद जी शिकागो। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब किया, या कब हुई थी मराठाओं और अंग्रेजों की लड़ाई। होता है ना कंफ्यूजन इन सब चीजों में, तो अब से नहीं होगा। जब भी कभी आपको हिस्ट्री के डेट्स याद करने हो, आप यूज कर सकते हैं ब्रेन साइंस मेथड, और वो है हमारा फोनेटिक मेथड। हिस्ट्री के डेट्स में 2 पार्ट होते हैं। मान लीजिए आपका एक हिस्ट्री का डेट है, वो है पानीपत की पहली लड़ाई, वो हुई है 1526 में। अब सवाल है कि इसे कैसे याद करें। फोनेटिक मेथड में आपको मैंने नंबर्स को पिक्चर में बदलना सिखाया था, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन साइंस कहता है मेक योर स्टडी एज सिंप्लीफाइड एज पॉसिबल। तो इसलिए हम पहले इसको और सिंप्लीफाइड करेंगे, और जितना सिंप्लीफाइड करते हैं उतना ब्रेन क्रिएटिव होता जाता है। करके देखेंगे। देखिए, किसी भी हिस्ट्री के ईयर में, डेट में, या किसी हिस्ट्री के टाइम में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है सेंचुरी नंबर, दूसरा होता है ईयर नंबर। आगे नहीं बताऊंगा। अब देखिए, आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, और आपको इंटरेस्ट आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, देखिए देखते जाएंगे, होता जाएगा। यानी आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, और साथ ही साथ इसके साथ साथ आपको करना है जीके और इंडियन हिस्ट्री, जीके इंडियन हिस्ट्री, और साथ में ब्रेन साइंस। और आपकी इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज और पब्लिक स्पीकिंग, इसी के साथ रीजनिंग के लिए आपको वैदिक मैथमेटिक्स, ओके। और आपको एग्जाम के बाद इंटरव्यू क्लियर करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सब एक जगह पर मिल रहा है आपको। यहां तक समझ में आया? राइट, आपको वीडियो समझ में आया? इतने इंटरेस्टिंग मैनर में सारे मेथड्स बनाए गए हैं, और टोटल 22 मेथड आप सीखेंगे तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, डेफिनेशन, डेरिवेशन, वोकैबुलरी, डिक्शनरी, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग थ्योरी, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, एसोसिएशन, फॉर्मूलाज, मैप्स, डायग्राम्स, एब्रिविएशन, जीके, जीएस, सब सिर्फ 2 से 3 रिविजन्स में याद कर डालेंगे। यानी आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो आप सबसे आगे चल रहे होंगे। अब ये मिलेगा कैसे आपको?
Brainywood, India's best innovative learning platform. Download the app now.